नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। आदर्श और प्रिया लगभग सभी ग्रामीणों के साथ घर लौट आए। लियान जनजाति के लिए यह बड़ी खबर थी कि आदर्श ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। एक गरीब बच्चे को एक उच्च राजदूत ने चुना था और उसे मार्शल आर्ट के टिप्स दिए जाएंगे। वह भविष्य में राज्य के चयन में भी भाग ले सकता है। इसे किसी शुभ शकुन द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो, मैंने इस आदर्श बच्चे को बड़ा होते देखा है, मुझे उसमें कभी कुछ खास नहीं लगा। वो सच में मार्शल आर्ट का महारथी है और राज्य के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। क्या ये सच है? चूंकि ये बात स्वयं उच्च राजदूत ने कही है तो इसमें कुछ ट्रुथ जरूर होगी, लेकिन मुझे शक है कि उनके पास राज्य के चयन की तैयारी के लिए पर्याप्त समय होगा। अगर आदर्श कोई विलक्षण टैलेंट भी होता तो भी उसे कोई उम्मीद नहीं होती। लियान जनजाति के ग्रामीणों को पता था कि मार्शल आर्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हासिल की जा सके। राज्य का चयन एक विशिष्ट चयन प्रक्रिया थी। आचार्य वेदांत का दिल जीतना पहले से ही एक बड़ी किस्मत थी। उसके लिए राज्य के चयन में सफल होना दिवास्वप्न देखने के समान होगा। बच्चा चाहे कितना भी होशियार क्यों न हो, किसी ऐसे बच्चे को जिसने पहले कभी कुछ पढ़ा न हो विद्वत्तापूर्ण संग्रह देना व्यर्थ है। इससे वो 2 महीने में विद्वान बनने की परीक्षा कभी पास नहीं कर पाएगा। राज्य चयन में भाग लेने का भी यही लॉजिक था। लियान जनजाति के लोग एक आम सहमत पर पहुंच गए थे जिस पर किसी को संदेह नहीं था। बहुत एफर्ट के बाद प्रिया अंततः आदर्श को घर ले आई। प्रिया ने आंगन का दरवाजा बंद कर दिया था, फिर भी कई लोग प्रिया के घर में झांकने के लिए दीवारों पर चढ़ गए थे। चूंकि गांव वालों की मिट्टी की दीवारें छोटी थीं, इसलिए एक बच्चा आसानी से दीवारों पर चढ़ सकता था। नतीजा ये हुआ कि प्रिया के घर की दीवारों पर लोगों की एक कतार गिर गई। मिट्टी की दीवारें धंसने लगीं, मानो अभी ढह जाएंगी। प्रिया को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके मन में मिले जुले विचार थे। उसे अपने भाई पर गर्व था, लेकिन साथ ही अनजान भविष्य का डर और कंफ्यूजन भी थी। प्रिया को पता था कि आदर्श में केवल टैलेंट है, लेकिन ताकत की कमी है। गांव वालों ने शायद यह सोचकर भ्रम पाल लिया होगा कि आदर्श के जीवन में कोई बड़ी घटना घटी है। प्रिया जानती थी कि विशाल जंगल में ताकत सबसे ज्यादा मायने रखती है। प्रतिभावान व्यक्ति को अपनी ताकत को काम आने देना ही होगा, वरना वो बेकार हो जाएगी। आदर्श, आचार्य वेदांत ने कहा था कि तुम्हारा शरीर निर्बाध है। क्या तुम जानती हो कि निर्बाध शरीर क्या होता है? प्रिया बिस्तर के पास बैठते हुए आदर्श के हाथ पकड़े हुए थी। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। बहन प्रिया, क्या यह हो सकता है कि आप जानती हो कि यह क्या है? हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। सीमलेस बॉडी का मतलब है कि शरीर में ऊर्जा का कोई रिसाव नहीं है। ऐसी बनावट मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए बेहद उपयुक्त है। सीमलेस बॉडी के भी लेवल्स होते हैं। सबसे निचला लेवल मॉर्टल ब्लड सीमलेस बॉडी है। मॉर्टल ब्लड लोक में रहते हुए कोई रिसाव मुक्त रह सकता है, लेकिन पर्पल ब्लड लोक में पहुंचने पर ऐसा नहीं हो पाएगा। पर्पल ब्लड सीमलेस बॉडी में मॉर्टल ब्लड और पर्पल ब्लड लोक दोनों में कोई रिसाव नहीं होगा, लेकिन उच्चतर लेवल्स पर ऐसा नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं पता कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। आदर्श प्रिया के शब्दों पर आश्चर्यचकित था। बहन प्रिया, आप इतना सब कैसे जानती हैं? प्रिया ने आदर्श के सिर को छूते हुए कहा, जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार ने मेरी टैलेंट का टेस्ट किया था, इसलिए मैंने वहां से कुछ सीखा था। सीमलेस बॉडी की जांच के चरण बेहद कष्टदायक थे। आचार्य वेदांत के पास कोई व्यूह रचना नहीं थी और उनकी साधना सीमित थी, इसलिए वे केवल अपरिष्कृत रूप से ही आपकी परीक्षा ले सकते थे। किसी भी कुल में सीमलेस बॉडी वाले व्यक्ति की बहुत कद्र की जाती है, लेकिन अगर आप सिर्फ मॉर्टल ब्लड सीमलेस बॉडी होते तो आपकी कद्र सीमित होती। हालांकि सीमलेस बॉडी के उच्च स्तर बेहद दुर्लभ होते हैं। मुझे याद है कि परीक्षा वाले दिन मेरे एक चचेरे भाई अथर्व, जो ऋषि स्तर के सीमलेस बॉडी थे, पूरा परिवार बहुत खुश था और उन्होंने कई दिनों तक जश्न मनाया। उन दिनों कई वीआईपी आए थे, लेकिन अब मुझे ज्यादा याद नहीं। प्रिया की बातें सुनकर आदर्श दंग रह गया। ऋषि स्तर निर्बाध शरीर? यद्यपि वो नहीं जानता था कि वो किस लेवल का था, फिर भी वो सचमुच बहुत शक्तिशाली लग रहा था। और परिवार में ऐसा संविधान बनाने में सक्षम होने के लिए प्रिया किस प्रकार के वंश से संबंधित था? आदर्श जानता था कि प्रिया एक अमीर परिवार से आई थी। उसे बचपन से ही लिखना सिखाया गया था। उसने खूब पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे साधना के बारे में अच्छी तरह पता था। छोटे परिवारों के बच्चों के लिए यह संभव नहीं था। ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद वो कैसे अनजान कारणों से विशाल जंगल में शरण लेने लगी तथा अंततः उसे उसके ही परिवार ने गोद ले लिया। आदर्श खुद को रोक नहीं सका और पूछा, बहन प्रिया, तुम्हारा परिवार किस प्रकार का था? प्रिया ने अपनी छोटी सी भौहें सिकोड़ लीं और कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अब कुछ याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि वो एक बड़ा परिवार था। फिर मुझे याद आया कि मैंने छोटी उम्र में ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। मुझे वो आंगन याद है जहां मैं बचपन में रहा करती थी।
उसके बाद की घटनाओं के बारे में कोशिश करने पर भी मुझे अब कुछ याद नहीं। प्रिया के शब्दों ने आदर्श की जिज्ञासा जगा दी। क्या प्रिया के परिवार ने कोई बड़ा बदलाव देखा है? क्या ऐसा टैलेंटेड परिवार नष्ट हो सकता है जिससे वंश बिखर सकता है? राजवंश उठे और गिरे, परिवार बढ़े और नष्ट हुए। इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। आदर्श, ये कपड़े मैंने बनाए हैं, देखो ये फिट आते हैं या नहीं? प्रिया ने ये कहते हुए पुराने सामान से नए सिले हुए कपड़ों का एक सेट निकाला। ये हरे कपड़े से बना था। ये बहुत खुरदुरा था क्योंकि क्लाउड वाइल्डरनेस के लोग आमतौर पर लिनेन के कपड़े पहनते हैं। ये मजबूत और प्रतिरोधी थे। आदर्श हैरान रह गया। परिवार इतना गरीब था कि ताले की जरूरत ही नहीं थी। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। आदर्श जैसे गरीब परिवारों के पास ताले नहीं होते थे। बादलों के जंगल में धातु के बने ताले महंगे होते थे। एक गरीब परिवार की पूरी दौलत एक ताले की कीमत से ज्यादा नहीं होती थी। ऐसी सिचुएशन में प्रिया अपने लिए नए कपड़े बनाने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा प्राप्त करने में सक्षम था। आदर्श ने कपड़े देखकर मिले जुले भावनाएं व्यक्त की। हालांकि कपड़ा खुरदुरा था, फिर भी वो सुंदर और साफ सुथरा था। कपड़े के सिरों पर छोटी छोटी पिनें जड़ी हुई थीं। प्रिया ने इसे एक एक सिलाई करके सिल दिया था। सच कहूं तो कपड़ों की बनावट अच्छी नहीं थी बल्कि बहुत ही घटिया थी। आदर्श ने धरती पर जो सूती और रेशमी कपड़े पहने थे उनकी तुलना में तो ये जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन इस तरह के कपड़े ने आदर्श को बेहद खास महसूस कराया। जल्दी से इसे पहन लो, मैं तुम्हें नए साल पर यह देना चाहती थी, लेकिन आज तुम स्कूल के मैदान में मार्शल आर्ट का अभ्यास करोगे। ये एक खुशी का मौका है, इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा पहनना चाहिए। दूसरे लोग तुम्हारा इस तरह मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। प्रिया के शब्दों से उसके गले में एक गांठ सी आ गई। उसने अपने फटे कपड़े उतारने से पहले एक गहरी सांस ली। फिर उसने नए कपड़े पहन लिए। कपड़े इंसान को वैसे ही बनाते हैं जैसे काठी घोड़े को बनाती है। प्रिया के कपड़े बेहद जच रहे थे। हालांकि वे लिनेन के बने थे, लेकिन आदर्श के बढ़ते शरीर और मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद प्राप्त हुई आभा के साथ बिल्कुल मेल खा रहे थे। वे देखने में अट्रैक्टिव थे। प्रिया ने आदर्श को अपनी ओर खींचा और उसे चारों ओर देखा। वो बहुत प्रसन्न महसूस कर रही थी, लेकिन उसे कुछ याद आया। उसने कहा, आदर्श, आचार्य वेदांत ने भले ही तुम्हारी कद्र की हो, लेकिन आचार्य वेदांत 3 दिन में चले जाएंगे। वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, इसलिए उनके लिए हमारी देखभाल करना मुश्किल होगा। इसलिए भविष्य में हमें खुद पर ही डिपेंड रहना होगा। आचार्य वेदांत भले ही कहें कि तुम में बहुत टैलेंट है, लेकिन सिर्फ टैलेंट ही तुम्हारी रक्षा के लिए काफी नहीं है। परिपक्व होने से पहले ही तुम्हें किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हाथी के दांत होने और गैंडे के सींग होने के कारण ही उनका शिकार किया जाता है। जब तुम आचार्य वेदांत के अधीन अभ्यास कर रहे हो तो ज्यादा अति न करो। चीजों को गुप्त रखना और सतर्क रहना ही सही तरीका है। खासकर विक्रम जैसे लोग जो बेहद संकीर्ण सोच वाले हैं। अगर तुमने उनकी प्रसिद्धि छीन ली तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब आचार्य वेदांत यहाँ है तो विक्रम कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन आचार्य वेदांत के जाने के बाद क्या होगा? आचार्य वेदांत को पता नहीं होगा कि विक्रम कैसा इंसान है, नहीं उसे लियान आदिवासी कबीले में चल रही एक्टिविटीज और विक्रम की तुम्हारे प्रति दुश्मनी का पता चलेगा। आचार्य वेदांत के हाथ शायद कुछ मामलों में बंधे होंगे और वह राज्य के चयन की प्रारंभिक तैयारियों के लिए सुविधानुसार यहाँ आए हैं। वो शायद इस बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करेंगे और लियान आदिवासी कबीले के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। उनसे तुम्हारी रक्षा की उम्मीद करना बेहद मुश्किल होगा। समझ रहे हो? प्रिया ने एक ही सांस में बहुत कुछ कह दिया, जिससे आदर्श हैरान रह गया। प्रिया के विचार विवेकपूर्ण थे। लोगों और दुनिया के बारे में उसकी समझ उसकी उम्र की लड़कियों से कहीं ज्यादा थी। एक सामान्य लड़की ये सुनकर बेहोश हो जाती कि उसके भाई की किसी उच्च राजदूत ने सराहना की है। वो उसे सलाह देने के लिए घर पर नहीं बैठी रहती, बल्कि अपने काबिल भाई की शेखी बघारने के लिए पड़ोसियों के पास भाग जाती। बहन प्रिया, मैं तुम्हारी कही हर बात समझ गया। आदर्श ने प्रिया का हाथ थाम लिया। चिंता मत करो, अगर मुझे विक्रम से निपटने का कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं आज कभी आगे नहीं बढ़ता। आदर्श ने रजिस्ट्रेशन से पहले अपने ऑप्शंस पर सावधानीपूर्वक विचार किया था। बिना किसी संदेह के आदर्श को आचार्य वेदांत द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना ही था। यह न केवल राज्य के चयन में एंट्री के लिए एक अनिवार्य टिकट था, बल्कि आचार्य वेदांत से कौशल सीखने में भी आदर्श की गहरी इंटरेस्ट थी। इससे पहले आदर्श ने द्रोण से सीख चुराई थी, इसलिए इफेक्टिवनेस काफी कम हो गई थी। जब आचार्य वेदांत अपना चयन कर रहे थे तब आदर्श को आगे आना पड़ा। हालांकि आदर्श केवल अपनी टैलेंट को प्रकट कर सकता था, लेकिन आचार्य वेदांत के सामने अपने वास्तविक ट्रेनिंग का खुलासा नहीं कर सकता था। आचार्य वेदांत को आदर्श का तुरूप का पत्ता नहीं पता था, यहाँ तक कि विक्रम को भी नहीं पता था। आदर्श कुछ दिन पहले तक एक कमजोर बच्चा था। बिना जड़ी बूटियों या हुनर सिखाने वाले लोगों के ये बेतुका था कि वो अचानक मेरिडियन क्षेत्र में पहुंच गया। अगर विक्रम ने आचार्य वेदांत को इस बारे में बताया तो आचार्य वेदांत को शक होगा। उसके जैसा घमंडी व्यक्ति इतनी तेज साधना गति से नहीं कर सकता, भले ही वो रोजाना तरह तरह की कीमती जड़ी बूटियां खाता हो। उस समय आचार्य वेदांत को भी संदेह हो सकता है कि उसके पास कोई सीक्रेट है।
हालांकि आचार्य वेदांत एक ईमानदार इंसान लग रहा था, लेकिन सावधानी बरतना ही बेहतर था। एक ईमानदार इंसान अपने सामने मौजूद विशाल खजाने को देखकर भयानक काम करने के लिए प्रेरित हो सकता है। आदर्श बैंगनी क्रिस्टल को एक्सपोज नहीं कर सकता था। सुबह देर से आदर्श स्कूल के मैदान में पहुंचा। भीम और योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य उत्सुकता से सुबह ही पहुंच गए थे। उन्होंने बड़े बड़े पत्थर के रोलर और चक्की के पार्ट वहां पहुंचा दिए थे। ये असभ्य लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन्हीं चीजों पर डिपेंड थे। यही वो चीज थी जिसमें वे सबसे माहिर थे और जिस पर उन्हें बेहद गर्व था। इसलिए यद्यपि आचार्य वेदांत नहीं पहुंचे थे, योद्धा तैयारी शिविर के इन लोगों ने पत्थर के रोलरों को उठाना शुरू कर दिया था। आसपास बहुत से ग्रामीण मौजूद थे। वे इस जीवंत दृश्य को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ओह, क्या ये हमारी मार्शल आर्ट की जादूगरी नहीं है? अच्छा, इसे आजमा कर देखो। भीम ने आदर्श को भीड़ से बाहर निकलते देखकर प्रदर्शन किया। पेंग! एक धमाके के साथ भीम ने आदर्श के सामने 500 पाउंड का पत्थर का रोलर फेंक दिया। क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत करोगे? भीम ने आदर्श की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। इन सभी लोगों के सामने भीम ये साबित करना चाहता था कि ये केवल अच्छे भाग्य के कारण ही था कि आदर्श को मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली माना जाता था। भाई भीम, तुम उस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो। वो 500 पाउंड का पत्थर का रोलर कैसे उठा सकता है? आओ छोटे भाई, तुम इस छोटे से पत्थर के वजन को क्यों नहीं उठा लेते? एक और आदमी ने आदर्श पर 200 पाउंड का पत्थर फेंका। उसने आदर्श को अपमानित करने में भीम का साथ दिया। उनके लिए आदर्श के लिए 50 पाउंड भी भारी थे। 200 पाउंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो मार्शल आर्ट का महारथी कैसे हो सकता है? आदर्श ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे मंदबुद्धि हों। उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मार्शल आर्ट में अपनी प्रतिभा साबित कर चुका था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि लोग उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। उसने उनके मन में बीज बोने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। इसके बाद उसे सही तरीके से साधना करनी थी। जब वो राज्य के चयन में अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करता तो ये समझ में आता। आदर्श ने विक्रम के साथ सीधे संघर्ष की योजना नहीं बनाई थी। विक्रम की साधना उसे एक स्तर ऊपर थी और उसे युद्ध का अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा विक्रम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। द्रोण और कुलपति जैसे अन्य लोग भी थे और उच्च वर्ग के कई लोग विक्रम का समर्थन करते थे। अगर बात सच में की जाए तो आदर्श को लगा कि उसकी मौजूदा ताकत बहुत कमजोर है। इसके अलावा उसकी एक कमजोरी थी, प्रिया। लॉर्ड आचार्य वेदांत यहाँ है। अचानक एक आदमी धीमी आवाज में चिल्लाया। योद्धा तैयारी शिविर के सभी सदस्य मुर्गियों की तरह तितर बितर हो गए और पत्थर के रोलर उठाने लगे। अरे हाँ, ये लोग वर्षों से पत्थर के रोलर उठा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामंजस्यपूर्ण मंत्रोच्चार हुआ। दृश्य वास्तव में पूरे जोश में था। विक्रम के साथ आचार्य वेदांत चौक के बीचों बीच पहुंचे। पुरुषों के चेहरे उत्साह से लाल थे। वे आचार्य वेदांत को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें कुछ श्रेय मिल सके। इन सबके बीच भीम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे, देख रहे हो, यही उसकी असली ताकत थी। वो 500 पाउंड के पत्थर के रोलर से भी खेल सकता था। एक छोटे बच्चे से उसकी तुलना कैसे नहीं की जा सकती? लॉर्ड आचार्य वेदांत, ध्यान से देखिए, क्या अभी आपसे कोई गलती हुई है? यह दृश्य देखकर आचार्य वेदांत की भौहें तन गईं। उसे लगा जैसे उसका धैर्य जवाब दे रहा है। राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी कुछ और नहीं जानते थे और जंगल में राज्य चयन करना चाहते थे और उसे ये काम करना ही था। उसे लगा जैसे वो किसी बेकार चीज को सिखा रहा हो। अरे कमीने, मेरे लिए खड़े हो जाओ। आचार्य वेदांत अचानक दहाड़ा। उसकी ध्वनि तरंगे बम की तरह आगे की ओर फटी, जिससे योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य डर गए। सबने अपनी पकड़ ढीली कर दी। पेंग पेंग पेंग। उनमें से कई लोगों की पत्थर के रोलर को जमीन पर गिराने से लगभग कमर टूट गई। भीम और बाकी लोग थोड़े हक्के बक्के रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मूल रूप से राजसी लेकिन मिलनसार आचार्य वेदांत पूरी तरह बदल जाएगा। दरअसल दिव्य रक्षक दल एक सेना थी। एक यूनिट में प्रशिक्षक के तौर पर किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालना आम बात थी। आचार्य वेदांत उदारवादी थे क्योंकि उन्हें कबाड़ के स्तर तक गिरने की जहमत नहीं उठानी थी। दिमागी तौर पर बीमार इन कबाड़ लोगों को पीटना दिव्य रक्षक दल के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा पर कलंक था। तुम बेवकूफों की टोली, मैं इस लियान आदिवासी कबीले की यात्रा के दौरान तुम्हें सिर्फ 3 दिन के कौशल सिखाऊंगा। मैं असल में तुम्हें मुट्ठी के कौशल या गति के कौशल सिखाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे कार्यों और अज्ञानता को देखते हुए मुझे संदेह है कि मैं तुम्हें कोई भी कौशल सिखा पाऊंगा। आचार्य वेदांत ने अपनी तीखी निगाहों से भीड़ को घूरा। ऐसा लगा जैसे किसी चाकू ने उनके चेहरे को खुरच दिया हो और उनके चेहरे की त्वचा खुजला रही हो। आचार्य वेदांत ने अपना शरीर घुमाया और स्कूल के मैदान के कोने में चला गया। वहां एक ऊंचा और घना पेड़ खड़ा था। ये वो बड़ा पगोडा वृक्ष था जिसे खाने का वादा भीम ने आदर्श का मजाक उड़ाते समय किया था। आचार्य वेदांत बड़े पगोडा पेड़ के सामने खड़ा था। उसने ऊपर देखा और अचानक पेड़ की ओर एक चोंच चलाई। काचा, एक कर्कश आवाज गूंजी। ये विशाल पगोडा वृक्ष आचार्य वेदांत के हाथों से कट गया था। बहुत खूब। योद्धा तैयारी शिविर के लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए।
आसपास के ग्रामीण स्तब्ध रह गए और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कौशल का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा था। विक्रम की भौहें तन गईं। अगर ये लात होती तो वो भी ऐसा ही कर सकता था, लेकिन एक बड़े पगोड़ा के पेड़ को यूं ही हाथ से काटकर गिरा देना, मानो वो घास काट रहा हो, उसकी शक्ति का एक चौंकाने वाला प्रदर्शन था। आचार्य वेदांत ने हजारों पाउंड वजन वाले विशाल पगोड़ा वृक्ष को ऐसे घसीटा जैसे वो कोई लकड़ी का डंडा हो। उसने उस विशाल वृक्ष को योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों के सामने फेंक दिया। जैसे ही लोगों ने पेड़ को देखा, उन्हें आचार्य वेदांत की बातें याद आ गईं। आचार्य वेदांत ने कहा था कि वो उन्हें एक हुनर सिखाएगा। क्या वो यही हाथ से काटना था? ये सोचकर उनमें से कई लोग इसकी आशंका से खुद को रोक नहीं पाए। ये चाल बहुत ही शानदार थी। भले ही वे आचार्य वेदांत की बराबरी न कर पाएं, लेकिन उनकी 10वीं शक्ति भी बहुत शानदार होगी। आज मैं तुम्हें जो कौशल सिखा रहा हूं वो न तो कोई तकनीक है और न ही कोई युद्ध कौशल। ये एक रहस्यमय तकनीक है। ये दिव्य रक्षक दल का एक आधारशिला कौशल है, अमूल्य। अगर तुम इसे अच्छी तरह सीख लो तो मार्शल आर्ट की राह आसान हो जाएगी और ये तुम्हारे शरीर की ताकत को भी बढ़ा देगा। ये तुम्हारी जीवित रहने की क्षमता को भी बढ़ा देगा। आचार्य वेदांत के शब्दों ने लोगों की जिज्ञासा जगा दी। इससे न केवल उनकी मार्शल आर्ट में मदद मिली, बल्कि उनकी ताकत और यहाँ तक कि उनकी जीवित रहने की क्षमता भी बढ़ी। ये दिव्य रक्षक दल का एक आधारशिला कौशल था। ये रहस्यवादी तकनीक सचमुच बहुत अच्छी लग रही थी। ये क्या थी? आप? आचार्य वेदांत ने भीम की ओर इशारा किया। आगे बढ़ें। भीम ने समझदारी से आचार्य वेदांत के सामने कदम रखा। वो कुछ हद तक घबराया हुआ था और कुछ हद तक उत्साहित भी। यह रहस्यमय तकनीक आपके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। भीम उन शब्दों को सुनकर प्रसन्न हुआ। एक अच्छा परिणाम उसकी झोली में आ गिरा था। हा हा हा। भीम मन ही मन 3 बार हंसा। आचार्य वेदांत खुद को यह रहस्यमयी तकनीक सिखाने जा रहा था, तो क्या वो इसे अच्छी तरह नहीं सीख पाएगा? हालांकि लॉर्ड आचार्य वेदांत ने कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने मेरी कद्र तो की ही थी। उम्मीद तो यही थी कि पूरे योद्धा तैयारी शिविर में मेरी ताकत सबसे ज्यादा है। आज के अभ्यास का लक्ष्य वो बड़ा पगोड़ा वृक्ष है। मैं कम से कम एक बार में ही छाल का एक बड़ा टुकड़ा काटने में सक्षम हो जाऊंगा। जब भीम कोशिश करने के लिए उत्सुक था, आचार्य वेदांत ने 2 टुकड़ों में बड़े पगोड़ा पेड़ को अलग कर दिया। इसके बाद आचार्य वेदांत ने बड़े पगोड़ा वृक्ष की ओर इशारा किया और भीम से कहा, तुम इस बड़े पगोड़ा वृक्ष को खाओ। इन शब्दों के साथ उत्साहित भीम लगभग गिर पड़ा और उसका सिर जमीन में जा लगा। क्या क्या बकवास है? इस बड़े पगोड़ा वृक्ष को खाओ, बड़े पगोड़ा पेड़ खाओ, पेड़ खाओ, खाओ। ये शब्द भीम के दिमाग में गूंज रहे थे। उसे आचार्य वेदांत पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं इसे गलत नहीं सुन सकता था। ओह, क्या तुम समझ नहीं रहे हो? भीम को हिचकिचाते देख आचार्य वेदांत के चेहरे पर ठंडक छा गई। भीम अवाक रह गया। उसे लगा कि आचार्य वेदांत उसे चिढ़ा रहा है। क्या लॉर्ड आचार्य वेदांत ने आदर्श का मजाक उड़ाते हुए सुना था और जानबूझकर उसे चिढ़ा रहे थे? लेकिन चाहे वो कितना भी असंतुष्ट क्यों न हो, उसने आचार्य वेदांत को जवाब देने की हिम्मत नहीं की। इस समय योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों ने भीम को दया से देखा। वे जानते थे कि भीम ने पहले आदर्श से क्या कहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बदला इतनी जल्दी मिलेगा। भीम के दुर्भाग्य को देखकर वे 2 व्यक्ति, जिन्होंने एक बड़े पत्थर के रोलर को खाने और पूर्वी नदी का पानी पीने के बारे में बात की थी, घबरा गए। काश वे अपने मुंह पर थप्पड़ मार पाते। वे भीम के पागलपन में क्यों शामिल हुए? हो सकता था कि उन्हें कुछ ही देर में उनकी सजा मिल जाती। बड़े पगोड़ा वृक्ष से 1-2 टुकड़े तो खाए जा सकते थे, लेकिन पत्थर के रोलर को कैसे खाया जा सकता था? भीम, तुम बेकार क्यों बैठे हो? तुम्हें पेड़ खाने का आदेश दिया गया था, क्या तुमने सुना नहीं? विक्रम ने भीम की अनिच्छा देखी और उसे फटकार लगाई। विक्रम को इसकी वजह की परवाह नहीं थी। उसने तय किया कि चूंकि इसकी कमान आचार्य वेदांत के हाथ में थी, इसलिए उच्च राजदूत के किसी भी आदेश का पालन करना ही होगा। आखिरकार ये सिर्फ उसकी बदकिस्मती की वजह से तो नहीं था। भीम ने अपने कड़वे चेहरे के बावजूद अपना मन बना लिया। उसने कहा, मैं खाऊंगा। वो नीचे झुका और लकड़ी का एक टुकड़ा तोड़ लिया। भीम ने बिना आंसू बहाए इस लकड़ी के टुकड़े को देखा। इस लकड़ी के टुकड़े से घर बनाया जा सकता था। मेरे साथ दीमक जैसा व्यवहार किया जा रहा है। विक्रम का अमित्र चेहरा देखकर भीम ने केवल भाग्य को ही स्वीकार कर लिया और उसने अपनी आंखें बंद करके लकड़ी के टुकड़े को अपने मुंह में ठूस लिया। ये स्वाद एक अवर्णनीय आनंद था। भीम को ऐसा लगा जैसे उसका गला चीर दिया गया हो। उसने बड़ी मुश्किल से एक टुकड़ा निगला था। उसने बेबसी से आचार्य वेदांत की तरफ देखा। उस पर लिखा था, क्या इतना काफी है? लेकिन आचार्य वेदांत ने बस इतना कहा, आगे बढ़ो। भीम लगभग बेहोश हो गया। वो पत्थर के रोलर उठाने, पेड़ काटने और ढेर लगाने में माहिर था, लेकिन लकड़ी खाना उसके लिए यातना थी। भगवान आचार्य वेदांत, मैं इस रहस्यमय तकनीक को नहीं समझ पा रहा हूं। विक्रम ने शुरू में सोचा था कि आचार्य वेदांत भीम को चिढ़ा रहा था, उसे आदेशों का पालन करने का महत्व समझा रहा था, लेकिन अब यह ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि भीम को पेड़ खाने पर मजबूर करना रहस्यवादी तकनीक का हिस्सा था। अगर ऐसा है तो उसे भी कुछ समय बाद लकड़ी खानी पड़ेगी। इसलिए उसने पक्का करने के लिए पूछा,
विक्रम के प्रति आचार्य वेदांत का रवैया बेहतर था। उन्होंने कहा, इस रहस्यमय तकनीक को हाथी निगलने की तकनीक के नाम से जाना जाता है। ये आपके पेट और पाचन क्षमताओं को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। जो व्यक्ति हाथी निगलने की तकनीक में महारत हासिल कर लेता है वो हर बार जितना चाहे उतना खा सकता है। अफवाह है कि कुछ लोग तो पूरा हाथी भी खा सकते हैं, इसलिए इसका नाम हाथी पड़ा है। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों के चेहरों पर एक भाव था। सीधे शब्दों में कहें तो ये हाथी निगलने की तकनीक खाने की एक तकनीक थी। क्या ये लोलुपता का कौशल नहीं है? क्या इसे कोई रहस्यमय तकनीक माना जा सकता है? योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों के चेहरे के भाव देखकर आचार्य वेदांत को पता चल गया कि वे क्या सोच रहे हैं। उन्होंने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम लोगों का प्रदर्शन चींटी के समान है। दिव्य रक्षक दल के आधारभूत कौशल का मूल्यांकन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो हास्यास्पद है। एक योद्धा के पेट को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। अच्छे दिल और फेफड़ों के साथ आप ज्यादा देर तक टिक सकते हैं और ज्यादा मजबूती से लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई में कुशल होना साधना से बेहतर नहीं हो सकता। अगर आपका पेट मजबूत हो तो ये साधना के लिए फायदेमंद होगा। मॉर्टल ब्लड योद्धाओं के लिए आप पत्थर के रोलर चला रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, पेड़ों और घरों पर चढ़ रहे होंगे। ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है? ये आपके भोजन से आती है। कुछ योद्धाओं का पेट अच्छी तरह प्रशिक्षित होता है और उनकी भूख कमाल की होती है। वे 3 दिन में एक गाय का मांस खत्म कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से वे जितना पोषण ग्रहण करेंगे उतना ही ज्यादा होगा। उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। आचार्य वेदांत की आवाज तेज थी। आदर्श उसके भाषण से भावुक हो गया। सचमुच एक योद्धा की एनर्जी का उत्पादन अद्भुत होता था। ये एनर्जी कहीं से तो आनी ही थी और नश्वर रक्त योद्धाओं के लिए ये एनर्जी सोर्स उनके भोजन से ही आता था। भोजन एनर्जी का सोर्स था। अगर कोई ज्यादा खा सके तो स्वाभाविक रूप से लाभ होगा। कुलीन परिवारों से आने वाले औसत प्रतिभावान बच्चों पर विचार करें। अधिकांशतः उन्हें साधना के लिए उजाड़ हड्डियों का सार नहीं दिया जाता था। उनकी शक्ति बढ़ाने का एकमात्र तरीका उजाड़ जानवरों का मांस खाना था। ज्यादातर लोग लगभग 4 किलो उजाड़ जानवर के मांस से ही पेट भर लेते थे। इतनी भूख के साथ उनके लिए ये सब बेकार था। वे परिवार का काम ही संभाल सकते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो 100 किलोग्राम निर्जन पशु का मांस खा सकते थे और फिर भी उनके पास और खाने की जगह बच जाती थी। सभी वीरान जानवरों का मांस पचाया जा सकता था, जिससे उनके भीतर का सार प्राप्त हो जाता था। कड़ी मेहनत करके वे ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते थे, इसलिए अच्छा पेट होने से लाभ मिलता है। आचार्य वेदांत की आधारभूत रहस्यवादी तकनीक हाथी निगलने की तकनीक थी। ये कला का अभ्यास करने की एक मौलिक तकनीक थी। आचार्य वेदांत ने आगे कहा, बड़ी जनजातियों के योद्धा निर्जन जानवरों के मांस से हाथी निगलने की तकनीक का अभ्यास करते हैं। बादलों के जंगल में सामग्री की कमी के कारण आप अपना पेट भी नहीं भर सकते, फिर भी हाथी निगलने की तकनीक का अभ्यास करना अभी भी उपयोगी है। मजबूत पेट होने से आप जो कुछ भी खाते हैं उसके पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकते हैं। आम लोग 5 अनाजों को पचाते समय उनका बहुत सारा सार बर्बाद कर देते हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। मानव मल तो कुत्ते भी खाते हैं। कीड़े मल में पनपते हैं और गोबर के भृंग गोबर को गोल गोल घुमाकर अपना घोंसला बनाते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो पूरी तरह अवशोषित नहीं हुए होते। यदि आप 5 अनाज भी पूरी तरह से नहीं पचा सकते तो कीमती खाद्य पदार्थ खाने के बारे में सोचिए भी मत। अच्छे पेट के बिना आप कीमती भोजन भी नहीं पचा पाएंगे। हाथी निगलने की तकनीक सीखने के बाद आप जो कुछ भी खाएंगे उसे पूरी तरह से पचा पाएंगे। जब आप अकाल का सामना करेंगे तो आप पेड़ों की छाल या ग्वानिन मिट्टी खाकर उसे पचा पाएंगे, जिससे आपको जीवन जीने के लिए पोषण मिलेगा। आज से आपके भोजन में पेड़ों की जड़ें, छाल और ग्वानिन मिट्टी शामिल होगी। खाना खत्म करने के बाद मेरी विधि अपनाकर अपनी हाथी निगलने की तकनीक का अभ्यास करें, ताकि आपका पेट इन मुश्किल से पचने वाले खाद्य पदार्थों को पोषक तत्वों में बदलने के लिए प्रेरित हो सके। आचार्य वेदांत की बातें सुनकर योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य अवाक रह गए। उन्हें वो खाना पड़ा। वे 3 दिनों तक भोजन के रूप में केवल लकड़ी और ग्वानिन मिट्टी ही खा सकते थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे आचार्य वेदांत द्वारा भयंकर जानवरों के शिकार से प्राप्त मांस का आनंद ले सकेंगे। हालांकि हकीकत बहुत क्रूर है। भयंकर जानवरों के मांस के अलावा उन्हें चावल का दलिया भी खाने की इजाजत नहीं थी। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों के चेहरे कड़वे थे। कोई भी पेड़ खाना नहीं चाहता था। उन्हें कम से कम इस प्रोसेस में सहजता से शामिल होने की आवश्यकता थी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, आदर्श झुंड से बाहर निकल आया। वो बड़े पगोड़ा पेड़ के सामने झुक गया, एक टहनी तोड़ी और उसे पत्तों समेत निगल गया। कला का अभ्यास आनंद लेने के लिए नहीं किया गया था। इसके लिए कष्ट, निराशा और जान जोखिम में डालने की जरूरत थी। सिर्फ मार्शल आर्ट ही नहीं। आदर्श जानता था कि धरती पर कलाबाजी, नृत्य या जूडो का अभ्यास करने वाले बच्चों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक शिक्षक बच्चे की पीठ पर घुटने टेक कर दबाव डालता था। ऐसा दर्द कोई बड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस अजीब दुनिया में एक अद्वितीय विशेषज्ञ के पर्दे के पीछे अवर्णनीय प्रयास था। लकड़ी या ग्वानिन मिट्टी खाना तो कुछ भी नहीं था।
ये देखकर कि आदर्श उसके निर्देशों का पालन करने वाला पहला व्यक्ति था, आचार्य वेदांत ने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया। बाकी लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। भीम ने आदर्श को पेड़ खाते हुए देखा और उपहास किया, लकड़ी खाना इतना आसान नहीं है। तुम शायद हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं बाद में देखूंगा कि तुम कैसे मरते हो। जब लोगों को अकाल का सामना करना पड़ा तो उन्होंने घास की जड़ें और पेड़ों की छाल खा ली, लेकिन किसी ने लकड़ी, खासकर कच्ची लकड़ी, खाने की कोशिश नहीं की। दीमकों या बोररों के अलावा दुनिया में बहुत कम एनिमल लकड़ी खाते थे। लकड़ी के रेशे ऐसी चीज नहीं थे जिन्हें पेट पचा सके। जाओ, कुछ गुआनाइन मिट्टी खोदो, आचार्य वेदांत ने आदेश दिया। गुआनाइन मिट्टी दरअसल मैग्नीशियम सिलिकेट थी। कोई नहीं जानता था कि इसे गुआनाइन मिट्टी क्यों कहा जाता था। शायद अकाल के दिनों में लोग गुआनाइन देवी की मदद लेते थे। ये मिट्टी पेट भर सकती थी, इसलिए इसे ये नाम मिला। लेकिन असल में गुआनीन मिट्टी जहर थी। कम मात्रा में ये नुकसानदेह नहीं थी, लेकिन थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेने पर अपच हो जाती थी। इसे बाहर निकालना इम्पॉसिबल होता था और अंततः पेट फूलने से व्यक्ति की मौत हो जाती थी। कोइंसिडेंस से लियान जनजाति के पास ऐसी ही एक सामग्री थी। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर लोगों को पता था कि इससे मौत हो सकती है तो वे गुआनाइन मिट्टी क्यों खाते थे। ये स्थानीय लोगों की अज्ञानता के कारण था। उनका मानना था कि अगर उनका दिल सच्चा होगा तो उन्हें गुआनाइन से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा कारण यह था कि गुआनाइन मिट्टी का स्वाद पेड़ों की छाल और घास की जड़ों से कहीं बेहतर होता था। इसका रंग, रूप और स्वाद आटे जैसा होता था। कुछ लोग जो अत्यधिक भूख के कारण इसके प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाते थे, ज्यादा खाने से मर जाते थे। गुआनाइन मिट्टी को खोदकर एक ढेर में इकट्ठा किया गया। ये गुआनाइन मिट्टी नागरिकों द्वारा यहां लाई गई थी। लियान जनजाति के नागरिक दर्शक बने हुए थे। योद्धा तैयारी शिविर के लोगों को गुआनाइन मिट्टी खाते देख दर्शक चिंतित हो गए। थोड़ी गुआनाइन मिट्टी खाना तो ठीक था, लेकिन अगर वे इतनी ज्यादा मात्रा में खा लेते तो परिणाम विनाशकारी होते। शुरू करो, आचार्य वेदांत ने हल्के से कहा। आदर्श ने बिना किसी हिचकिचाहट के गुआनाइन मिट्टी को खूब खाना शुरू कर दिया। इसका कोई खास स्वाद नहीं था, बस थोड़ा मलाईदार था। गुआनाइन मिट्टी को निगलना लकड़ी की तुलना में बहुत आसान था। आदर्श की हरकतें देखकर योद्धा तैयारी शिविर के लोग चुप नहीं रह सके। उन्होंने हिम्मत जुटाई और खाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि आचार्य वेदांत उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। हालांकि उसे खाना बहुत बुरा था, लेकिन हुनर सीखने के लिए उन्हें यह सब सहना पड़ा। लेकिन जैसे ही ये विचार उनके दिमाग में कौंधा, आचार्य वेदांत ने उस विचार को तोड़ दिया जब उन्होंने कहा, हाथी निगलने की तकनीक सीखना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग जिन्होंने हाथी निगलने की तकनीक के अभ्यास के लिए गुआनाइन मिट्टी खाई, पेट फूलने से मरने से पहले इसे सीख नहीं पाए। आचार्य वेदांत के शब्द सुनकर उनमें जो साहस जुटाया गया था वो खत्म हो गया। यदि आप हाथी निगलने की तकनीक में निपुण नहीं हो पाते तो ये सारी लकड़ी और गुआनाइन मिट्टी खाने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस तकनीक को सीखने से उनकी मौत हो जाएगी। उन्हें लगा कि उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन इससे उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ने साबित कर दिया कि उनका सोचना गलत था। भीम और उसके साथियों के हाव भाव देखकर आचार्य वेदांत ने तिरस्कार भरी नजर से देखा। क्या आपको लगता है कि मार्शल आर्ट का मतलब सिर्फ दूसरों को खाना खिलाना और अच्छा समय बिताना है, और इससे आप एक बेजोड़ हुनर सीखेंगे? जब एक योद्धा कलाओं का अभ्यास करता है तो उसे ये समझना होगा कि उसे लगातार मौत का सामना करना पड़ेगा। दिव्य रक्षक दल सदस्यों के सामान्य प्रशिक्षण में भी अक्सर मौतें होती हैं। अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेले बिना आप सफलता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मार्शल आर्ट का मार्ग रहस्यमयी डोमेन में प्रवेश, प्रतिशोध, खजाने के लिए होड़, भीतर के शैतान का नाश, मौत से बचना, त्रासदियों से उबरना। इनमें से किसमें मृत्यु नहीं है? आप अभी शुरुआती दौर में हैं। अगर आप गुआनाइन मिट्टी खाने की हिम्मत नहीं करते तो मार्शल आर्ट का अभ्यास न करें, बस इस विशाल जंगल में मर जाएं। आचार्य वेदांत को इन लोगों से कोई और मांग नहीं थी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हाथी निगलने की तकनीक सीखने वाले किसी नौसिखिए को कितनी मात्रा में गुआनाइन मिट्टी या लकड़ी खानी चाहिए। ये व्यक्ति के साहस पर निर्भर करता है कि वो कितना खाना खाए। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अनजाने में ही उन्होंने अपनी खाने की गति धीमी कर दी। आदर्श कुछ देर के लिए रुका। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने उन शब्दों से बेपरवाह स्थिर गति से खाना शुरू कर दिया। आचार्य वेदांत ने आदर्श को देखा और सिर हिलाया। यह साहस प्रशंसनीय था। जहां तक भीम और उसके साथियों की बात है, उन्होंने स्वाभाविक रूप से आदर्श को लगातार लकड़ी और गुआनाइन मिट्टी खाते हुए देखा। भीम ने गुस्से से फुसफुसाते हुए कहा, वो साला अभी तो दिखावा कर रहा है, लेकिन बाद में फटकर मर जाएगा। इस बेवकूफ की परवाह मत करो भाई भीम, हम तो अभी शुरुआती हैं। चलो, ज्यादा नहीं खाते, आधा पाउंड नहीं, 4-5 औंस से काम चल जाएगा। योद्धा तैयारी शिविर के लोग ध्यान से खाने की मात्रा तौलने लगे। उन्होंने कम ज्यादा खाया, जैसे कोई पेटू बच्चा केक पूरा खाने को तैयार ही न हो। भाई भीम, अपनी क्षमता से ज्यादा काम मत करो। चलो, इसे चरणबद्ध तरीके से करते हैं। हम इसे लगातार करेंगे। हम लॉर्ड आचार्य वेदांत को अपनी मार्शल आर्ट की प्रतिभा दिखाएंगे। हम एक छोटे बच्चे से कैसे मुकाबला नहीं कर सकते।
योद्धा तैयारी शिविर के लोगों ने अपना गुस्सा दबा लिया। आचार्य वेदांत ने उन्हें नीची नजर से देखा था और उसके शब्दों से लग रहा था कि उसने उन्हें सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए चुना था। उन्होंने ये तो मान लिया, लेकिन वे आचार्य वेदांत द्वारा आदर्श जैसे बीमार बच्चे की अत्यधिक सराहना से सहमत नहीं हो सके। उन्हें लगा कि वे आचार्य वेदांत के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए पत्थर के रोलर उठा सकते हैं। ये उनकी खूबी थी कि वे शांत रहकर आदर्श को आसानी से हरा सकते थे। ये मजेदार होता, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें अपनी खेती के लिए एक पेड़ खाना पड़ेगा। ये तो मानो अचानक बिजली गिरने जैसा था। ये तो बस लकड़ी और गुआनीन मिट्टी खा रहा है, इसमें डरने की क्या बात है। भाइयों, खाओ, हमें आदर्श से भी आगे निकलना है। ये नन्ही सी स्त्री सदृश तो बस खेलने के लिए ही आई है। भीम ये सोचकर और भी ज्यादा क्रेजी हो रहा था। अगर दूसरे लोग खाने की हिम्मत नहीं करेंगे तो वो जानबूझकर और ज्यादा खा लेगा। उसे यकीन नहीं था कि वो हाथी निगलने की तकनीक नहीं सीख पाएगा। इस समय तक आदर्श आराम से लगभग 1 किलो गुआनीन मिट्टी खा चुका था। गुआनीन मिट्टी उसके पेट में फूलने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में शीशे का एक टुकड़ा ठूंस दिया गया हो और वो नीचे गिर रहा हो। आदर्श के पेट में दर्द होने लगा। इस प्रकार का दर्द शुरू में स्पष्ट नहीं होता, लेकिन समय के साथ ये अधिक गंभीर हो जाता है, यहाँ तक कि लोग दर्द से मर भी जाते हैं। अचानक आदर्श ने एक आवाज सुनी, मेरे पीछे आओ, ये 12 चालें करो। आदर्श ने सिर उठाया और आचार्य वेदांत को सबके सामने खड़ा देखा। आचार्य वेदांत की नजरें उस पर थीं और उसकी मुस्कान उत्साहवर्धक थी। इसके साथ ही आचार्य वेदांत ने चलना शुरू कर दिया। आचार्य वेदांत की हरकतों का वर्णन करना मुश्किल था। उसकी हरकतें धुंधली लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरे अंतरिक्ष समय आयाम में खड़ा हो, बाहरी दुनिया से उसका संपर्क टूट गया हो। उन्होंने हर चाल का प्रदर्शन किया। हर चाल बेहद अजीब थी, लेकिन जब क्रियाएं आपस में जुड़ती तो एक सहज स्वाभाविक फील होता। आचार्य वेदांत की गति अलग अलग थी। उसमें एक ऐसा ऑरा था जिसे बयान करना मुश्किल है। ये क्रियाएं लोगों की आंखों में दिखाई देती थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई परछाई दिखाई दे रही हो जो थी ही नहीं। ये एक भ्रम जैसा लग रहा था। स्वप्न। आदर्श को अचानक कुछ याद आया। उसे लगा जैसे आचार्य वेदांत की हरकतें देखना एक सपना था। स्वप्न में देखी गई चीजें, कहे गए शब्द सभी वास्तविक और स्पष्ट थे। सपनों में अत्यधिक रचनात्मकता लाना, सुंदर कविताएं रचना पॉसिबल था। सपने में ऐसा महसूस हो सकता था कि उसकी साहित्यिक प्रतिभा उत्कृष्ट थी, लेकिन चाहे जो भी हो, वो कभी याद नहीं रख पाएगा कि क्या लिखा या कहा गया था। जागने पर सब कुछ भूल जाएगा। आचार्य वेदांत की हरकतें देखकर आदर्श के मन में एक अजीब आइडिया आया। क्या हाथी निगलने की तकनीक सिर्फ एक बुनियादी कौशल है? मुझे ये ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट से ज्यादा बेहतर क्यों लगती है? आदर्श को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस समय तक आचार्य वेदांत पहले ही अपनी पूरी कलाबाजी पूरी कर चुका था। हालांकि उसे ज्यादातर चालें याद नहीं थी। आदर्श जानता था कि आचार्य वेदांत ने पूरी कलाबाजी 3 बार दोहराई थी। ठीक है, ये हाथी निगलने की तकनीक के 12 चरण हैं। इन्हें इसी के अनुसार करो। अगर तुम इन्हें कर सकते हो तो तुम्हें हाथी निगलने की तकनीक में थोड़ी सफलता जरूर मिलेगी और गुआनीन मिट्टी के उस टुकड़े को पचाना भी मुश्किल नहीं होगा। आचार्य वेदांत की बातें सुनकर भीम और कंपनी ने चौड़ी आंखें देखीं। आचार्य वेदांत ने अभी क्या किया? उन्हें बस एक धुंधली सी चीज दिखाई दी। आचार्य वेदांत का शरीर कांपा, कुछ तस्वीरें छोड़ गया और फिर वो वापस वहीं खड़ा था। उनमें से कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या उन्हें चक्कर आ रहा है, क्योंकि उन्हें दोहरी चीजें दिखाई दे रही थीं। वे स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। उनके लिए आचार्य वेदांत की गतिविधियों पर नजर रखना इम्पॉसिबल था। क्या समस्या है? योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों के भीगे हुए चेहरे को देखकर आचार्य वेदांत ने पूछा। एक सवाल। भीम ने मुंह में लार भर ली और मुश्किल से अपना सवाल पूछा। अगर हम तुम्हारी हरकतें नहीं सीख पाए तो उस गुआनीन मिट्टी और लकड़ी का क्या होगा जो हमने अभी खाई है? भीम निराश हो गया। ये बहुत जटिल था। वो चालें भी नहीं समझ पा रहा था। उसके लिए इसे 3 दिनों में सीखना इम्पॉसिबल था। ओह! आचार्य वेदांत ने भौहें चढ़ाई। वो भीम के बेतुके सवाल से परेशान नहीं हुआ और बोला, जब तुम शौचालय जाओ तो उंगली या कुदाल से खोदना, शायद बच जाओ। याद रखना, पानी मत पीना। आचार्य वेदांत की बात पूरी होते ही भीम और उनके साथियों को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने 1 किलोग्राम मल खा लिया हो जो कई दिनों से उनकी आंतों में सड़ रहा था। वो अभिमानी एक्सप्रेशन अवर्णनीय था। भीम कुचला गया। ये कोई हाथी निगलने की तकनीक नहीं, एक शरारत है। योद्धा तैयारी शिविर के कई सदस्यों ने पहले ही अपनी उंगलियों से अपना गला खोदना शुरू कर दिया था, इस उम्मीद में कि वे अभी अभी खाई गई गुआनीन मिट्टी और लकड़ी को उगल देंगे। हालांकि ये बेकार था। गुआनीन मिट्टी बेहद चिपचिपी थी। पेट में पहुंचते ही वो धंस गई और जम गई। इस आखिरी टुकड़े को उगलना मुश्किल साबित होगा। हालांकि योद्धा तैयारी शिविर के लोगों ने अपना आमाशय रस उगल दिया था, फिर भी लकड़ी के कुछ टुकड़े ही बाहर निकले। गुआनीन मिट्टी अभी भी उनके पेट में कसकर बंधी हुई थी। क्षण भर के लिए सभी पुरुष स्तब्ध रह गए। लॉर्ड आचार्य वेदांत, कृपया मजाक करना बंद करें। मैं आपकी हरकतें भी नहीं देख पा रहा था, उन लोगों ने कहा।
जो रोने के करीब थे। कोई भी ऐसा मूवमेंट कैसे सीख सकता है? योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों की शिकायतें सुनकर आचार्य वेदांत उदासीन हो गया। उसने हाथी निगलने की तकनीक के 12 चरण फिर से दोहराए। हालांकि इस बार उसने धीमी गति से किया ताकि योद्धा तैयारी शिविर के लोग बेहतर देख सकें। लेकिन आदर्श को एहसास हुआ कि जब आचार्य वेदांत ने अपनी गति कम कर दी थी तो उसकी चालों में आकर्षण की कमी थी, और यही आकर्षण इन चालों का सार था। मुझे कोशिश करने दो। इस समय विक्रम आगे आया। विक्रम ने पहले ही काफी मात्रा में ग्वानाइन, मिट्टी और लकड़ी खा ली थी। विक्रम में कुछ तो बोधगम्यता थी। उसने आचार्य वेदांत जैसी हरकतें बमुश्किल ही दिखाईं, लेकिन असल में उसकी हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं थीं। बेशक सिर्फ आदर्श ही बता सकता था। जहां तक भीम और उसके साथियों की बात है तो वे प्रशंसा से भरे हुए थे। युवा मास्टर विक्रम ईश्वर का आदमी है। वाह, तुम ये मूव्स कैसे कर पाए? भीम और उसके साथी खुशामद करने लगे। वे सचमुच विक्रम की प्रशंसा से भर गए। विक्रम का ये कमाल वाकई लाजवाब था। लेकिन आचार्य वेदांत ने विक्रम की ओर देखा और हल्के से कहा, यह मुश्किल से ही गिना जाता है। इस मूल्यांकन को देखते हुए विक्रम को हार का एहसास हुआ। चालें बहुत कठिन थीं और उसे लगा कि यह बहुत प्रभावशाली था कि वो उनकी नकल कर पाया। लेकिन आचार्य वेदांत ने इसे बमुश्किल गिनती में ही बताया। उनके मानक बहुत ऊंचे थे। विक्रम को हमेशा अपनी प्रतिभा पर भरोसा था। उसे लगता था कि ऐसा इसलिए नहीं था कि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, बल्कि आचार्य वेदांत के मानक बहुत ज्यादा सख्त थे। आचार्य वेदांत भी उसकी तारीफ करने में ज्यादा उदार नहीं था। इस समय विक्रम ने देखा कि आचार्य वेदांत की निगाहें आदर्श पर केंद्रित थीं। आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मानो वो अचंभित हो गया हो। विक्रम ने व्यंग्य करते हुए कहा, इतनी सारी लकड़ी और गुआनाइन मिट्टी खाने के बाद बच्चे का पेट अभी दर्द कर रहा होगा। हाथी निगलने की यह तकनीक इतनी कठिन थी और इसकी गतिविधियां रहस्यमयी थीं। उसके जैसा 12 साल का बच्चा इसे कैसे सीख सकता था? इससे तो अच्छा था कि वो पेट फटने से दर्दनाक मौत मरता। आदर्श के लिए आचार्य वेदांत की उच्च प्रशंसा के कारण विक्रम ने आदर्श के साथ बहुत शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। आदर्श पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद आदर्श विक्रम की हरकतों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि विक्रम बमुश्किल ही उसकी कुछ हरकतों की बराबरी कर पा रहा था, और यही वो हरकतें थीं जिनमें आदर्श को एक खास आकर्षण की कमी महसूस हुई। इस बात से आदर्श को कुछ एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा। आदर्श के दिमाग में आचार्य वेदांत की हरकतें किसी फिल्म की तरह बार बार दोहराई जा रही थीं। मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आदर्श की 5 इंद्रियां अत्यंत तीव्र हो गईं। हालांकि आचार्य वेदांत की गतिविधियां तेज थीं, फिर भी आदर्श कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सफल रहा। 2 जीवन जीने के कारण उसकी ग्रहणशीलता बहुत ऊंची थी। उसकी आंखों को बैंगनी क्रिस्टल और उसकी मेरिडियन दोनों ने पोषित किया था, जिससे उसके मन में आचार्य वेदांत की गतिविधियां और भी स्पष्ट हो गईं। पहले बाहरी रूप एक साथ आया और धीरे धीरे हर गति से वो आकर्षण प्रकट होने लगा। आदर्श को एहसास हुआ कि हाथी निगलने की तकनीक अत्यंत रहस्यमय थी। सबसे पहले उन्हें ऐसा खाना खाना था जो पचाना मुश्किल हो और जिसे बाहर निकालना इम्पॉसिबल हो। इसके बाद उन्हें अपने पेट और आंतों को प्रशिक्षित करने के लिए इन रहस्यमयी चालों का इस्तेमाल करना था। यदि कोई इन मुद्राओं पर ध्यान दे तो इनका आकर्षण कम हो जाएगा। यदि कोई आकर्षण को प्रतिबिंबित करना चाहता है तो पोज अब सटीक नहीं होंगे। ये रहस्यमय तकनीकों का एक रहस्यमय ग्रुप था। आदर्श के मन में भी ऐसा ही आइडिया आने लगा। उसे लगा कि हाथी निगलने की तकनीक ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट से भी ज्यादा रहस्यमय है। लेकिन दिव्य रक्षक दल का एक आधारभूत कौशल आम जनता में इतना व्यापक क्यों होगा? इस बारे में सोचने का समय ही नहीं था। आदर्श ने अपनी यादों के अनुसार अपने हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए। अचानक आदर्श हिलने लगा। आंखें थोड़ी बंद करके बिना किसी दिशाबोध के वो अपनी यादों में छिपी रहस्यमयी भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए आचार्य वेदांत की हरकतों का प्रदर्शन करने लगा। एक एक करके आदर्श की विचारधारा स्पष्ट होती गई और उसकी गति बढ़ती गई। जो लोग आदर्श को देख रहे थे उन्हें आदर्श की केवल धुंधली परछाई ही दिखाई दे रही थी। आचार्य वेदांत की आंखें अचानक चमक उठीं। आदर्श अपने पहले ही अभ्यास में हाथी निगलने की तकनीक के आकर्षण का कुछ अंश अनुकरण करने में कामयाब रहा। इसका किसी के अभ्यास या शारीरिक बनावट से कोई लेना देना नहीं था, बस व्यक्ति की बोधगम्यता मायने रखती थी। हाथी निगलने की तकनीक की सबसे बड़ी मुश्किल थी उसकी समझ। आचार्य वेदांत को हाथी निगलने की तकनीक के पीछे छिपे जादू को समझने में काफी समय लगा। उस दौरान उसे भी गुआनाइन मिट्टी खाने का कष्ट सहना पड़ा था। इस बालक आदर्श का दिमाग असाधारण रूप से तीव्र था। योद्धा तैयारी शिविर के सभी लोग आदर्श की हरकतों से हैरान थे। वे हाथी निगलने की तकनीक के पीछे के रहस्य को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन चाहे वे कितने भी नासमझ क्यों न हो, वे जानते थे कि आदर्श ये काम बेतरतीब ढंग से नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें भी आदर्श की हरकतों से एक अजीब सा भ्रम महसूस हो रहा था। ये बच्चा, लोग दंग रह गए। उन्हें यह तय करने की जरूरत नहीं थी कि आदर्श की चालें सही थीं या नहीं। आचार्य वेदांत की नजरों से उन्हें पता था कि उन्हें एक और भी निराशाजनक सच्चाई स्वीकार करनी होगी।
आदर्श हाथी निगलने की तकनीक कर सकता था। ऐसा कैसे हो सकता है? नीची जाति में जन्मा ये छोटा सा गुलाम भगवान आचार्य वेदांत के 2 बार प्रदर्शन करने के बाद भी उनकी चालें सीख गया। भीम और उनके साथियों को नहीं पता था कि आचार्य वेदांत ने कितनी बार ये चालें दिखाई थीं। उन्होंने उसकी चालें सिर्फ 2 बार धुंधली देखी, इसलिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उसने ऐसा 2 बार किया होगा। उसने सचमुच इतना मुश्किल दांव सीख लिया। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य इसे स्वीकार नहीं कर सके। वे हमेशा से हीन भावना से ग्रस्त रहे थे और अंदर ही अंदर उन्हें लगता था कि वे लियान जनजाति के शासक वर्ग हैं। लेकिन आज एक निम्न स्तर का साधारण व्यक्ति उनके सिर पर चढ़ गया था और उन्हें बहुत प्रेशर दे रहा था। पत्थर के रोलरों को उठाना, जिस पर उन्हें गर्व था, आचार्य वेदांत की नज़र में बेकार था। लेकिन वे आचार्य वेदांत द्वारा सिखाई गई एक भी बात नहीं सीख सके। यहां तक कि कबीले के चमकते सितारे विक्रम को भी आदर्श ने दबा दिया। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में गहरे गुस्से और हताशा की आग जल रही थी। हताशा की ये फीलिंग धीरे धीरे ठंडे किलिंग इंटेंट में बदल गई।